राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज यूपी पीजीटी एग्ज़ाम पे और टीजीटी एग्ज़ाम पे, जो कि मात्र यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम अब 30 दिन बाकी रह गया है। तो आज हिंदी दिवस भी है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और जीवित पुत्रिका का आज व्रत भी है, तो सभी लोग व्रत भी होंगे। तो जो व्रत होंगे उनको शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी पढ़ाई कीजिएगा। व्रत वैसे तो ज़्यादा करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ होते हैं कंपलसरी जो आप लोग करते हैं। व्रत में टाइम ज़्यादा नुकसान होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। और उम्र कोई भी हो, विद्यार्थी जीवन है हमारा, तो हमारा सबसे पहला काम पढ़ाई है। जैसे सब काम ज़रूरी हैं, कंपलसरी जैसे व्रत है कि इसको नहीं छोड़ सकते हैं, वैसे पढ़ाई को क्यों छोड़ेंगे, पढ़ाई को हम क्यों साइड में रखेंगे। तो अपना ध्यान रखना है और पढ़ाई करते रहना है। तो हमको चर्चा करनी है एग्ज़ाम पे। 14 सितंबर हो गया और 15 और 16 अक्टूबर को आपकी पीजीटी की प्रवक्ता की परीक्षा रहेगी। तो 30-31 दिन एकदम गिन के बचे हुए हैं और समय बहुत कम है। कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो रही है, तो शुरू हो रही है। अब महीना नहीं रहेगा। पहले कहते थे पीजीटी का एग्ज़ाम 3 महीना है, 2 महीना है, 1 महीना है। अब कहेंगे कि 24 दिन है एग्ज़ाम, 25 दिन है एग्ज़ाम, फिर कहेंगे 10 दिन है, फिर कहेंगे 1 हफ्ता है, एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर कहेंगे 2 दिन बाद हमारी परीक्षा है। तो अब एक एक दिन घटता जाएगा। 30, 29, 28, 27, 26 और करते करते एक दिन आएगा जिस दिन आप लोग परीक्षा हाल में होंगे। और वो दिन बहुत जल्द, बहुत करीब है। और टीजीटी वाले ये ना सोचे कि हमारा तो दिसंबर में है। दिसंबर बहुत दूर नहीं है। जैसे 31 दिन बीतेगा, पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कहाँ समय रहेगा आपके पास। 2 महीना का समय 60 दिन का रहेगा, ऊपर से इतने त्यौहार रहेंगे उसमें। तो त्यौहार तो छोड़िए, कोई त्यौहार मैं तो हमेशा कहती हूँ नौकरी के बाद मना लीजिएगा। सफलता से बड़ा उत्सव कुछ नहीं होता है, उससे बड़ा त्यौहार कुछ नहीं है। तो त्यौहार स्किप किया जाता है। कम से कम समय में उसको जितना हो मना लिया जाए, कम से कम झंझट किया जाए उसमें। ये नहीं कि उसी में एकदम लगे रह गए, 2 दिन त्यौहारें मनाते रह गए, 1 हफ्ता दिवाली की सफाई करते रह गए। तब तो हो गई तैयारी और बना लिया आपने रिजल्ट। नहीं, सफलता त्याग मांगती है और त्याग करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम बहुत करीब है और ये ध्यान दें कि आपके साथ वही होगा जो आज आप तय करेंगे। आप सोचते हैं कि आप यदि फेल होंगे तो वो कहेंगे किस्मत ख़राब थी, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं थी। नहीं, जो आज आप कर रहे हैं ना, वही आपका परिणाम बताएगा, वही आपका भविष्य बनाएगा। तो आज आपके साथ वही होगा जो आप पीछे किए हैं, और आगे आपके साथ वही होगा जो आप आज कर रहे हैं। तो जो समय मिला है, इस समय का सही से उपयोग करेंगे तो रिजल्ट बनाएंगे, और लापरवाही करेंगे तो बाहर होंगे रिजल्ट से। तो जो आप आज करेंगे वही उस दिन रिजल्ट की पीडीएफ में मिलेगा। बड़ा अच्छा लगता है रिजल्ट की पीडीएफ में नाम देखना। नहीं मिलता है, दुखी सब लोग हो जाते हैं, चाहे मेहनत किए हैं चाहे नहीं किए हैं, दुख होता है। और मेहनत नहीं भी करेंगे तो इच्छा भी होती है कि हमारा रिजल्ट में नाम दिखना चाहिए, लेकिन वहाँ नाम ऐसे नहीं दिख जाता इतनी आसानी से इस भीड़ में से निकल के। उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है पढ़ाई को, बहाना से ऊपर उठना पड़ता है, तब रिजल्ट बनता है। और बनेगा, कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है ये। आप जैसे, हम जैसे लोग ये करके दिखा रहे हैं। दूसरे ग्रह से लोग नहीं आते हैं रिजल्ट बनाने, हम ही में से लोग लेते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट बनता है और लापरवाही नहीं करनी है, मेहनत करना है, भुलवाना नहीं है अपने आप को। तो आप देखिए कि अंतिम दिनों में हमें क्या पढ़ने हैं। 30 दिन हमारे पास बचा हुआ है। तो इन 30 दिनों में आप कापी पे नोट कीजिएगा। एक एक चीज़ जो मैं बताऊंगी उसे एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करते जाइएगा कि ये मैम ने बताया है और ये मुझे एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करना है। सबसे पहले एक बार आपके पास जो भी नोट्स हो
उस नोट्स का रिवीजन करेंगे। नहीं हो तो नोट्स की फास्ट रिवीजन मैं ऐप पे करा ही रही हूँ आप सभी को। वहाँ से आपको बस सब क्लासें देख जानी है एक बार एग्ज़ाम से पहले, शुरू से लेके और अंत तक सब क्लासें नोट्स फास्ट रिवीजन की देख जानी है। मतलब एग्ज़ाम से पहले यदि आप खुद का नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स को पढ़ जाना है पूरा कंप्लीटली। रिवीजन हो जाना चाहिए 10 दिनों में, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिवीजन फास्ट रिवीजन। तो ये एक काम करना है। उसके बाद ये जो 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में डेली आपको 4 से 5 PDF टेस्ट प्रतिदिन हल करने हैं। ये ध्यान देंगे। 30 पेपर हो चुके हैं, 30 पेपर हम आप लोगों को दे चुके हैं, 30 PDF टेस्ट पेपर, टोटल 30-32 हो चुका है। तो डेली आपको 5 PDF टेस्ट, 4 से 5 पेपर जिनका PGT का एग्ज़ाम है उन्हें हल करना है। 5 पेपर यदि आप डेली हल कर देंगे, स्पीड में हल किया जाता है पेपर, जो गलती हो हाईलाइट हो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यदि आप 30 दिन में मानती हूँ डेली 4 पेपर करते हैं तो 120 पेपर आप एग्ज़ाम से पहले हल कर लेंगे पीछे के, और आगे के 30 पेपर रोज़ हमारे यहाँ एक एक पेपर दिया जाता है PDF टेस्ट। तो जो डेली मिलता है 30 पेपर वो, तो कुल मिला के 150 पेपर आप हल कर लेंगे। और 150 पेपर हल कर लेंगे तो सोचिए हर पेपर में 100-125 प्रश्न हिंदी के हैं। तो आप कितने पेपर पढ़ लेंगे एक बार सोच के देखिए, कितना प्रश्न आप पढ़ के जाएंगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जिनका PGT का एग्ज़ाम है, जिनका TGT का है वो एक दिन में 2 से 3 पेपर देखेंगे, 4 पेपर देखेंगे। लेकिन जिनका PGT का है उन्हें एक दिन में 4 से 5 पेपर हल करने हैं। पूरा पेपर प्रिंट आउट करा के आंसर की निकाल के उसके बाद उसे अच्छे से सॉल्व करना है। जो चीज़ें गलती हो उन्हें तैयार करना है, और जिस पार्ट में आप कमज़ोर हो पेपर में उस पार्ट को पूरा नोट्स से या बुक से रिवीजन कर लेना है। इसके बाद आपको एग्ज़ाम से पहले तीसरा काम ये करना है कि TGT PGT का जो शिल्पी आता है प्रीवियस ईयर पेपर, अब ये नहीं कि PGT का देंगे तो केवल PGT का पढ़ेंगे, TGT का नहीं पढ़ेंगे, या TGT का देना है तो PGT नहीं पढ़ेंगे, नहीं। इन दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर 10-10, 12-12 हैं, एकदम आसान है। एक दिन में 4-4, 5-5 पेपर हल कर सकते हैं। अब बहुत लोग तो एक दिन में पूरा शिल्पी ख़त्म कर देते हैं। आज उठाएंगे तो आज TGT का पूरा पेपर ख़त्म कर देंगे, कल उठाएंगे कल पूरा PGT का पेपर ख़त्म कर देंगे। एक दिन में हो जाता है, करके देखा है मैंने। तो एग्ज़ाम से पहले आपको TGT PGT के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं पूरा हल कर लेना है। ये एकदम कंपलसरी, अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। हल करने का मतलब आसान चीज़ें हैं वो तो आप सही कर लेंगे, जो आपको कठिन लगे उसमें से छाट के एक पन्ने पे लिखिएगा और उस पन्ने को हमेशा अपने साथ रखिएगा। क्योंकि कुछ प्रश्न होंगे, एक आध प्रश्न जो TGT PGT में प्रीवियस ईयर के कठिन हैं बहुत, अब वो कठिन वाले ही रिपीट करेंगे। अब वो रिपीट करेगा और वही आप गलती करेंगे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर को हल्के में लिए रहेंगे, सोचेंगे ये तो आसान है मैं कर लूँगी। कितना भी आसान है उसे छाट के एक बार ज़रूर पढ़िए और पढ़ के वहाँ से आप तैयार कीजिए। तो तीसरा काम आपको ये करना है। चौथा काम ये करना है कि व्याकरण पे ध्यान देना है, और वासुदेव नंदन से एक अध्याय प्रतिदिन आपको व्याकरण पढ़ना है। प्रतिदिन 30 दिन में 30 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ये जान लीजिए। तो प्रतिदिन एक चैप्टर वासुदेव नंदन आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रतिदिन एक चैप्टर आपके पास यूथ होगा। यूथ की स्पेशल व्याकरण की बात नहीं कर रही हूँ, जिसमें सब कुछ दिया है। यूथ का 13,000 प्रश्न हैं, साहित्य, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान सब कुछ है, या घटना चक्र आपके पास जो भी है। तो वहाँ से व्याकरण के चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं। तो प्रतिदिन एक चैप्टर यूथ के सॉल्व करेंगे और एक चैप्टर वासुदेव नंदन। ये 2 चीज़ें आप ज़रूर करेंगे, ये नहीं करेंगे व्याकरण में चौपट हो जाएंगे। 30 दिन करेंगे, 30 चैप्टर ख़त्म करेंगे आप। इसके बाद संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण और काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान। तो एक बार आप कंप्लीट काव्य शास्त्र का नोट्स ख़त्म कर लेंगे, एक बार भाषा विज्ञान का ख़त्म कर लेंगे, एक बार संस्कृत साहित्य का और एक बार संस्कृत व्याकरण का। इसके लिए ये नहीं है कि हमको डेली इसको करना है, डेली आपको संस्कृत व्याकरण करना है। संस्कृत व्याकरण के लिए आप प्रतिदिन आधा घंटा का समय निकालिएगा, 30 मिनट का, क्योंकि संस्कृत व्याकरण आप लोगों का थोड़ा वीक पॉइंट होता है, क्योंकि हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। प्रतिदिन कोशिश करिएगा एक शब्द रूप, एक धातु रूप तैयार करने का, और याद करके फिर लिख के देखिएगा
लिखने में, क्योंकि पता चलेगा कि हम याद कर लेते हैं कहाँ हलंत है, कहाँ विसर्ग है, कहाँ अनुस्वार है, हमको यही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद करके और फिर लिख के चेक करना है क्या मैं सही से लिख रही हूँ, फिर मिलाइएगा कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। संस्कृत व्याकरण में फिर अनुवाद देख लीजिएगा, संधि और समास संस्कृत के देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ ग्रुप में भेजी थी संस्कृत व्याकरण के लिए आप लोगों के लिए, उसमें जितना दिया है उतना बस पढ़ लीजिएगा, उसी में से आएगा। और संस्कृत में जो प्रत्यय होते हैं, 10 प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों को बड़े आसान है, बहुत आसान है, तो उसे एक बार ध्यान जरूर दे लीजिएगा। आसान है लेकिन उसका ट्रिक भूल जाता है, तो उसे ध्यान दीजिएगा। आज संस्कृत साहित्य में कोशिश करिएगा डेली 1-2 कवि को देखें, डेली 1 कवि को देखें, ज़्यादा नहीं तो डेली 1 कवि संस्कृत साहित्य के, प्रतिदिन संस्कृत साहित्य के 1 कवि आपको देखने हैं। भाषा विज्ञान आपको नोट्स से 3-4 पेज डेली पढ़ना है, नहीं तो आप जैसे सुविधा आपको हो, लेकिन एक बार पेपर से पहले नोट्स रिवीजन करना है और भाषा विज्ञान का प्रैक्टिस करना है। हमारे प्रैक्टिस सेट में 600 प्रश्न दिए गए हैं, वहाँ से आप भाषा विज्ञान प्रैक्टिस करके जाएंगे। काव्यशास्त्र आप एक बार नोट्स से पढ़ेंगे और 3 से 4 बार आप उसे, मैं तो अभी क्लास में काव्यशास्त्र करा ही रही हूँ, 700 के आसपास आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में काव्यशास्त्र से कराऊंगी। तो जो मैं प्रश्न कराऊंगी उन प्रश्नों को एकदम घोल के पी जाना है, ये जान लीजिए, और उसे तैयार कर जाने हैं, उसको हल कर लेना है। तो ये चीज़ें आपको 30 दिनों में करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। आपको देख के डरना नहीं है कि मैम 30 दिन में हो पाएगा, अरे बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। नोट्स रिवीजन आप 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। टेस्ट पेपर तो आपको डेली 4 से 5 देखने ही देखने हैं, 4 हो 4, 5 हो 5, और स्पीड बढ़ा के देखनी, ये नहीं कि कहीं पे झूलते रह जाना है। प्रीवियस ईयर पेपर चाहे 1 दिन में हल करिए सारा या डेली 2-2 हल करिए, ये आपको करना ही करना है जिनका एग्ज़ाम है अगले महीने में। इसके बाद 1 अध्याय वासुदेव नंदन देखना ही देखना है, नहीं तो व्याकरण में गोबर गणेश हो जाएंगे एकदम। इसके बाद प्रतिदिन 1 चैप्टर यूथ व्याकरण आपको हल करने हैं, और इसके अलावा 1000 व्याकरण के मैं प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में दी हूँ जो मिक्स है, और 1000 मैं आपको टॉपिक वाइज व्याकरण के प्रश्न दूंगी वासुदेव नंदन से, जो मैं टेस्ट कराती हूँ प्रत्येक रविवार को। प्रत्येक रविवार को वासुदेव नंदन से स्पेशल टेस्ट कराती हूँ टॉपिक वाइज। 300-350 प्रश्न आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो और मैं कोशिश करूँगी एग्ज़ाम से पहले सारा कराने की। एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगी कि 800-900 कम से कम करा ही दूँ चैप्टर वाइज वासुदेव नंदन से। आप लोग वासुदेव नंदन पढ़िए, मैं वहाँ से आपका टेस्ट ले रही हूँ। तो आप चैप्टर वाइज जो PDF टेस्ट दे रही हूँ वासुदेव नंदन का, एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप लोग अच्छा करते ही हैं, और जो गलती होता है उसे बस याद कर जाना है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस समय करनी है। इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे अपनी डायरी पे कि हमें क्या क्या इस समय करना है, क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है। तो नोट्स रिवीजन एक बार होना चाहिए, या तो आपके पास नोट्स है तो वहाँ से करिए, या तो मेरी क्लास से नोट्स रिवीजन कर लीजिए। मैंने बहुत फास्ट कवर किया है नोट्स को, आधा घंटा की मेरी वीडियो है। 8 वीडियो में 4 वीडियो में पूरा आदि काल कंप्लीट है, 8 वीडियो में भक्ति काल, 5 वीडियो में रीति काल, 2 वीडियो में भारतेंदु युग, 4 वीडियो में द्विवेदी युग, 7-8 वीडियो में छायावाद हो जाएगा, प्रगतिवाद 1-2 वीडियो में। तो ऐसे ही बहुत कम वीडियो में मैंने पूरे नोट्स को कवर किया है। आप वहाँ से बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स फास्ट रिवीजन की ऐप पर हमारी क्लास जो होती है। और जिनको बता दूँ, जिनको केवल नोट्स रिवीजन करना है, हमारे यहाँ नोट्स नहीं है, उनकी नोट्स रिवीजन की फ़ीस हमारे यहाँ केवल 99 रुपया ही है। अगर हमारे आप किसी बैच से नहीं जुड़े हैं तो केवल नोट्स रिवीजन के लिए आप जुड़ना चाहते हैं कि हमको नोट्स रिवीजन करना है, पढ़ना है वीडियो से या लिखना है, तो 99 रुपया में आप नोट्स रिवीजन कर सकते हैं। और जो लोग हमारे विजय संकल्प बैच से जुड़े हैं, जिसकी फ़ीस 999 है, जो TGT PGT दोनों के लिए है, उसमें आपको तो ये नोट्स रिवीजन वाला मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद आप लोगों के लिए कूपन लगाया गया था, कूपन लगा के आप 58 रुपया में इसे ले सकते हैं, जो विजय संकल्प से जुड़ चुके हैं। इसके बाद जो UP TGT केवल देना है, 1 महीने के लिए जुड़ना है जिनको, उनके लिए फ़ीस मात्र 499 है। आप लोगों को ये भी बहुत लग रहा होगा कि 1 महीने के लिए हम क्या जुड़े, सोचते होंगे ना। 10 दिन में जुड़ के आदमी बदलाव ला सकते हैं।
कम से कम हम 30 दिन जुड़ेंगे, 30 पेपर तो देंगे। और 30 पेपर के लिए 500 क्या है, 5000 भी रहे तो कम है। जो पढ़ने वाले हैं, सीरियस हैं, जो जानते हैं महत्व को इसके कि इस समय हमारे लिए पेपर्स कितने ज़रूरी हैं, कितना ज़रूरी है हमें अपनी कमी का पता लगाना, कितना ज़रूरी है हमें एग्ज़ाम से पहले रोज़ एग्ज़ाम देना, तो वो लेट नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है मैं अपने लिए कह रही हूँ? नहीं, आप किसी भी पूछिएगा जो आदमी सफल हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे यूपी पुलिस से लेके यूपी IAS, यूपी PCS IAS तक, IPS तक पूछिएगा, सब लोग यही कहते हैं एग्ज़ाम से पहले हम अधिक से अधिक टेस्ट लगाते हैं और नोट्स का एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। हर एग्ज़ाम निकालने की एक ही रूल ही है ये, और जो इस रूल पे चलता है रिजल्ट बनाता है। तो यूपी PGT की फ़ीस 1 महीना के लिए इतना ही कर दी। कुछ लोग सोचते हैं ना ना हम जुड़े हैं, कहीं हम इधर जुड़ेंगे क्यों, फंस जाएंगे। फंस जाएंगे आप 500 दे के? नहीं, आप फंसेंगे नहीं। आप टेस्ट देंगे, आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन होता है वो देंगे, आप नोट्स रिवीजन करेंगे, आप फिर इसका लाइव हल करेंगे। मतलब जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम के समय में ज़रूरी हैं, एक छात्र को सब मिलना चाहिए, वो सब आपको यहाँ मिलेगा एकदम। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगी 1 हफ़्ता यदि एग्ज़ाम है और आपको जुड़ना है, आप जुड़िए। 1 हफ़्ते में भी आप बहुत अच्छा करेंगे, पहले से पढ़े हैं तो जुड़िए आप सभी लोग। और जुड़ने के लिए बताया गया था, आप सभी को नंबर दिया गया था, इसी नंबर पे आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। 94 52 86 93 35। बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट आपको मिलेंगे। डेली PDF टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो आप सभी जुड़िए। TGT के एग्ज़ाम तक दिसंबर तक होगा, LT ग्रेड के एग्ज़ाम तक अंतिम तक होगा, जब तक LT का TGT का एग्ज़ाम ना हो जाए। डेली टेस्ट मिलेगा आपको। तो आप सभी जुड़ेंगे, जुड़ने के लिए इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि आपको इन दिनों में क्या क्या कंप्लीट करना है। ये आपका सिलेबस है, इस पे आपको एक बार ध्यान लगाए रखना है, इस पे पूरी नज़र घुमा के ही 30 दिन में जाना है। एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आपको यही करना है। मैं डेली आपको अब टाइम टेबल भी भेजूँगी यूपी PGT के थ्रू कि आपको अब क्या क्या डेली करना है। ठीक, डेली मेरा टाइम टेबल रहेगा, उसी पे फोकस करके मैं ग्रुप में डेली टाइम टेबल भेजती हूँ कि अब आपको क्या करना है। तो मेरा टाइम टेबल अब इसी पे बेस रहेगा। इसके बाद अब देखेंगे कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आप सभी को जानना। लिखा है मैंने कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी युक्ति करनी पड़े और जितना भी श्रम करना पड़े वो कम ही है। इतनी मेहनत से लड़िए और इतना मेहनत से पढ़िए कि परिणाम को आपके पक्ष में आने से खुदा भी न रोक सके। यदि भगवान चाहे भी कि आपका रिजल्ट बिगड़े, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, सब लोग चाहे कि आपका रिजल्ट बिगड़े, लेकिन आपकी मेहनत, आपका लगन इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि भगवान भी कहे कि इसका रिजल्ट बिगड़ेगा तो अन्याय हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा धरती पे यदि इस आदमी का रिजल्ट बिगड़ गया तो। इतनी मेहनत कीजिए, इतना शिद्दत से अपने काम में लगिए, और यही समय है लगने का। TGT इतनी बड़ी परीक्षा, PGT इतनी बड़ी परीक्षा, LT ग्रेड आपके सामने लगी है, BPSC एग्ज़ाम होंगे बहुत जल्दी, तो सब परीक्षाएं सामने लगी है और यही मौका है खुद को साबित करने का। नहीं तो इसके बाद रोते बिलखते रह जाएंगे, अपने फेलियर का गुणगान गाते रह जाएंगे, 2-4 सहानुभूति के शब्द लोग आपको दे देंगे, लेकिन कोई महत्व आपको नहीं देगा। हमेशा आपको दया की दृष्टि से देखेगा, बेचारा बेचारी फेल हो गया, और आप किससे कहेगा कोई बात नहीं बहन, होते रहते हैं, फेल से अनुभव मिलता है। बाद में पीठ पीछे कहेगा पढ़े नहीं है तो फेल ही ना होंगे, मन में तो सबके यही रहता है। तो इतनी शिद्दत से लगिए और जो भी उपाय हो, तन मन धन तीनों लगा दीजिए, कोई भी युक्ति एकदम बाकी न रह जाए, साम दाम दंड भेद तीनों लग जाए, लेकिन रिजल्ट बनना चाहिए। शर्त क्या है? रिजल्ट बनना चाहिए। जिस दिन PDF आए और अपना रोल नंबर आप सर्च करें, दिखना चाहिए उस PDF में, और उस दिन से बड़ी खुशी का दिन दुनिया में कोई होता ही नहीं है। उससे बड़ी खुशी का दिन कोई नहीं होता है। और जिस दिन रिजल्ट में अपना नाम देखेंगे, लगेगा कि जितना मेहनत किए हैं ना वो भी कम था इसके लिए। इतनी अच्छी, इतनी बड़ी नौकरी, इतना सम्मानित नौकरी, और एक समाज में आपकी पहचान बनेगी। आज आपको लोग सुन नहीं रहे हैं, आपके घर में आपकी वैल्यू नहीं होगी,
एक दिन आएगा आपको लोग कहेंगे, तरसने लगेंगे, पूछने लगेंगे क्या पढ़ते थे कि सफल हो जाते थे। आज जो पागल कह रहे हैं वो रिजल्ट के बाद कहेंगे हम तो जानते थे कि ये पागल है, रिजल्ट बना के ही मानेगी या मानेगा। तो रिजल्ट बनाइए, एकदम मेहनत से लड़िए और डरिए मत। डरते कायर लोग हैं, पता है, जो मेहनत नहीं करते हैं वो डरते हैं। जो मेहनत पे विश्वास करने वाला आदमी डरता है। मेहनत करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे। ये क्या एग्ज़ाम आ गया, डर लग रहा, घबराहट हो रही, सब पीछे छोड़िए। डरेंगे एग्ज़ाम बिगड़ेगा। एग्ज़ाम हाल में भी जाके वैसे ही कांपने लगेंगे देख के सबको। नहीं, डर को एकदम किनारे कीजिए। डर दुर्बलता का, कमजोरी का प्रतीक है। जो कमज़ोर है उसके यहाँ डर हावी हो जाता है। अब जो मेहनत नहीं करेगा वो कमज़ोर रहेगा। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये जिद अपने अंदर लाइए कि रिजल्ट बनाना है। 30 दिन बहुत है, 90 दिन हमें मिला है बहुत है। 90 दिन में तो हम लोग आकाश धरती एक कर देंगे। रिजल्ट क्या चीज़ है? 30 दिन पीजीटी में है, 30 दिन में लंका में आग लगा देंगे। पीजीटी में रिजल्ट बनाना क्या है? बनाएंगे, एकदम ऐसे लड़ेंगे कि नौकरी ही मिलेगी। आर या पार की लड़ाई एकदम। तो एकदम जिद के साथ लड़ना है। जो बताया जाए, जो रणनीति बताई जाए उसे फॉलो करना है। टेस्ट में रोज़ बढ़िया करना है। कभी भी किसी भी स्थिति में डरना नहीं है, कभी भी नहीं डरना है। और ये भी आप लोगों की कुछ समस्याएं थी, जैसे आप लोग हमारे साथ 300-400 लोग जो भी जुड़े हैं, तो बहुत दिनों से आप लोगों की आती रहती हैं हमारे पास। मैं सबसे बात करती हूँ, सबकी सुनती हूँ, तो लगता है तरह तरह की समस्याओं से वाकिफ़ होते हैं कि ये भी परेशान है, इनके यहाँ ये है, इनके यहाँ ये समस्या है, ये कैसे इस समस्या में बेहतर कर सकती हैं। तो देखिए, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द ये तो जीवन का हिस्सा है। जीवन जब तक चलेगा दुख तब तक रहेगा। और इसी दुख में, दुख सबको मांजता है। अगे जी ने कहा है ना, दुख मांजने आता है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए सोने की सेज लगा दी जाए और आप कहे कि नहीं नहीं, मेरे पास कोई परेशानी नहीं रहेगी, एकदम 24 घंटा समय दिया जाएगा, मुझे कमरे में बंद किया जाएगा, तभी रिजल्ट बनाऊंगी। फिर संघर्ष कहाँ है आपका भाई? हमारे यहाँ एक दीदी थी, कहती थी ना, यूपीएससी की तैयारी करती थी, 30-32 साल उम्र हो गई, 20-22 की उम्र में ही निकल गई थी दिल्ली। 10-12 साल तैयारी की। कहती थी कि वहाँ मुझे अपने खाना बनाना पड़ता है, इसीलिए मेरा रिजल्ट बिगड़ गया। यदि कोई मुझे दोनों टाइम खाना बना के खिलाता, मेरे कपड़े धो देता, तो मैं 6 महीना में रिजल्ट बना के दिखा देती। लेकिन बड़ा काम हो जाता था मुझे। सोचिए, अपने और लिए उनको काम हो जाता था। फिर मैं 1-2 ट्यूशन भी पढ़ा लेती थी, तो बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, इसीलिए मेरा 10-12 साल में रिजल्ट नहीं बना। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास जितनी समस्या होती है वो उतना जल्दी रिजल्ट बनाता है और वो उतना मन से पढ़ता है। एक आदमी एकदम खाली है, एकदम खाली है, उसे दे दिया जाए पढ़ने को, वो नहीं पढ़ेगा, उसका मन नहीं लगेगा, वो मोटिवेट नहीं रहेगा, उसके अंदर ललक नहीं रहेगी, भूख नहीं रहेगा याद करने को, समय की कीमत नहीं समझेगा। लेकिन जिसके पास काम है, समस्याएं हैं, वो एकदम बेचैन रहेगा, जल्दी से काम ख़त्म करो, पढ़ने बैठना है, पढ़ने बैठना है। और जब वो पढ़ने बैठेगा तो एकदम तन मन से बैठेगा पढ़ने, एकदम भूखा रहेगा वो पढ़ने के लिए, समय नहीं मिल रहा है। तो ये ध्यान देना है। जैसे मुझे लगता है, मैं हूँ अपने यहाँ, मेरी मम्मी आ जाती है, मुझे कोई काम नहीं रहता, बड़ा आराम रहता है। जब भी मम्मी आती हैं 2-4 दिन 5 दिन के लिए, तो बहुत आराम हो जाता है। मुझे लगता है मम्मी आएंगी तो मैं और ज़्यादा पढ़ूंगी और ज़्यादा वर्क करूंगी। मम्मी आती है, मुझे बेड पे एकदम चाय पानी हिलने नहीं देती हैं, सब कुछ। मैं कितना भी मना करूंगी, मेरे सोने से उठने से पहले सब चीज़ें तैयार, तो बहुत कर देती हैं। लेकिन जब तक वो रहती हैं मैं उतना पढ़ नहीं पाती हूँ जितना मैं काम करते हुए, सब चीज़ें झेलते हुए पढ़ती हूँ। उतना जितना मैं ज़्यादा वर्क करती हूँ और मोटिवेट रहती हूँ कि अरे ये जल्दी से निपटाओ, ये करना है, ये जल्दी से करो, वो करना है, फिर बाहर जाओ, ये काम करके आओ, ये अपना काम पढ़ाई का करना है, तो मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, या करती हूँ तो उतना ही जितना अब करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो ये जितने आपके पास चैलेंज रहते हैं उतना बेहतर पढ़ाई होती है। तो चैलेंज से डरना नहीं है, और ये सबके जीवन में है। आपको लगता है कि बस आप ही के जीवन में है, नहीं। हम घर पे होते हैं, हमारे पास बीमारी होती है तो लगता है दुनिया में, घर में बस हम ही बीमार हैं। हॉस्पिटल में जाइए तो पता चलेगा किसी की किडनी फेल है,
किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी के दोनों पैर कट गए, कोई मरने अटका है, हमको तो बस बुखार ही हुआ है। तो जब दुनिया में निकलेंगे तो आपसे भी अधिक दुखी लोग हैं, अधिक दुख उनके पास है, वो झेल रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। तो ये नहीं कि हमारे पास ये दुख है और कोई भी दुख और कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि वो आपको पढ़ने से, आपको एग्ज़ाम बीट करने से रोक सके। ये जान लीजिए, कुछ भी नहीं। यदि आप जिद्दी और मेहनती हैं तो बस शर्त ये है, यदि आप जिद्दी हैं, मेहनती हैं, तो चाहे प्रलय गिर जाए या चाहे आसमान फट जाए आपके ऊपर, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आप रहेंगे एकदम कोमल फूल की तरह, फूल मत बनिए, कांटा बनिए। अपने कठोर रहिए, दूसरों को चुभ जाइए, भले दूसरों को चुभ जाइए, कोई आपको छू ना पाए, डरे आपसे पंगा लेने से पहले, लेकिन एकदम मजबूत रहिए। तो कोमल बनने से काम नहीं चलता है। नहीं, हम तो फूल हैं, कोमल हैं, और कभी भी स्थिति आपकी अनुकूल नहीं होगी। आप सोचेंगे सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाए तब हम पढ़ेंगे। मैं देखती हूँ ना, आप लोग हमेशा यही कहते हैं, मैं ये समस्या नहीं पढ़ पा रहा। अरे बहाना बनाते हैं आप, क्या लगता है मैं नहीं जानती हूँ? आपसे अधिक समस्या वाले लोग हैं, रिजल्ट इतना अच्छा दे रहे हैं, बना रहे हैं, झेलते हुए पढ़ रहे हैं, और आपके पास थोड़ी सी समस्या है, घबरा जा रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, क्या लगता है आपको पास मेरे पास समस्या नहीं है? क्या मैं एकदम खुशी खुशी मुझे सब कुछ मिल जा रहा है, चलो तुम आराम से, खाली तुम्हारे जीवन में एक ही काम है, बैठ के शिद्दत से पढ़ाओ? नहीं, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, रोज़ झेलना पड़ता है, रोज़ उनसे निपटना पड़ता है, और उनसे निपट के ही तो हमें निखरना है, वही तो मोटिवेट करेंगी हमें। तो ये बहानों से दूर हटिए। परीक्षा नज़दीक है, बहाने रहेंगे, दुख जीवन भर रहेगा, पर ये रिजल्ट बनाने का मौका जीवन भर नहीं मिलेगा। अगली भर्ती में शायद एज लिमिट लग जाए, तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही मौका अंतिम है, और यही बहुत भारी मौका है। तो जैसे कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पढ़ते, कहते हैं मैम जी मैं स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, हम इसीलिए पढ़ नहीं पाते हैं, बीमार रहते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य खराब रहता है ये तो टेंशन की बात है, स्वास्थ्य खराब न होना भी हमारी लापरवाही से होता है। हमको यदि सफल होना है अपने लक्ष्य के प्रति, तो हमें अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। ये भी हमारी सफलता का संघर्ष का एक हिस्सा है। कुछ भी खाइए पीजिए, खुद को मोटिवेट रखिए, समय से भोजन पानी लीजिए, 5-6 घंटे की नींद लीजिए, और मेहनत ताबड़तोड़ कीजिए। और मरेंगे नहीं, ये जान लीजिए, मरेंगे थोड़ी हम लोग बिना नौकरी लिए। और स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएंगी। बस आप अपने दिमाग को ठीक कर लीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि हम बीमार हैं। और जान लीजिए, मुझसे अधिक बीमार नहीं, मैं आप लोगों को भी जितना बताती हूँ उससे अधिक बीमार रोज़ पड़ती हूँ, रोज़ कभी ये कभी वो। अब ख़ास बात है, मैं लापरवाही करती हूँ, मेरी बहुत बड़ी कमी है जो नहीं होनी चाहिए, और आप लोग भी वही करते हैं। अपना ध्यान कोई रख नहीं पाता है, लापरवाही हो जाती है, लेकिन हमें रखना चाहिए। मैं सुधार करूँगी अपनी गलती, और आप लोग भी कीजिए। अभी मैं इसी वीडियो को कुछ देर पहले रिकॉर्ड करने चली थी, बहुत तेज़ घबराहट होने लगा मुझे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फ़ैन बंद करके वीडियो बनाना होता है। बहुत तेज़ सीने में दर्द होने लगा कि अब एकदम पसीना पसीना हो गया, वीडियो बंद करो। मैंने 10-15 मिनट का वीडियो बनाया था, वो वीडियो मेरा पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने वीडियो को बीच में बंद कर दिया। मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी। फिर मैंने 1-2 घंटा रेस्ट किया, पानी पिया, टहला, दवाई खाई, तो जाके रेस्ट हुआ, आराम हुआ। फिर 2 घंटे बाद जैसे आराम हुआ, मैंने तुरंत नया वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब होते रहते हैं, हमें अपना ध्यान भी रखना है, पढ़ते भी रहना है, और ये मान के चलना है हम लोग मरेंगे नहीं हम लोग नौकरी लेंगे, मरेंगे भी तो नौकरी लेके ही मरेंगे, अपनी पहचान बना के मरेंगे, अपने को साबित करके मरेंगे। एकदम जिद रहनी चाहिए भाई, ताकि लोग कहें हाँ कोई था जन्म लिया इस धरती पे, जीतने की जिसमें जिद थी, लोग आपका उदाहरण दे। कहते हैं लोग कि जान है तो जहान है, बिल्कुल जान है, जहान है, अपनी जान को सेफ रखना है। बहुत जान कीमती है, मैं ये मान रही हूँ, लेकिन वो भी जान क्या जो जीवन भर किचन में ही बीत जाए, ये भी कोई जान होती है। जी के मतलब मैं तो डर जाती हूँ सही में कि जी के यदि मुझे जीवन भर किचन में ही बिताना पड़ जाए तो मैं जीऊँगी कैसे। आप सोचिए, एक औरत को खाली दे दिया जाए जीवन। एक लोग कमेंट करते हैं कि मैम जी
हमें किचन में भी बड़ा अच्छा लगता है, हमारा कर्तव्य है वो। मैंने कुछ पोस्ट किया था ऐसे ही मोटिवेशनल चीज़ें, तो किसी औरत ने कमेंट किया था कि मैम जी ये तो औरत का फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। ये किसी का फ़र्ज़ नहीं है। ये कहाँ लिखा है कि औरत को समाज में कुछ योगदान नहीं देना है, औरत को अपनी पहचान नहीं बनानी है, औरत को खाली दूसरे के दम पे जीना है? ये क्या किस जगह लिखा है भाई? और जिस जगह लिखा है फाड़ के फेंकिए उस किताब को। औरत मान लेते हैं, औरत होने से पहले इंसान हैं आप। कैसे किसी एक इंसान को खाली आप एक ऐसी चीज़ में लगा दे जो बस भोजन बनाते रह जाए? भोजन बनाना ठीक है, वो लाइफ का हिस्सा है। एक लोग अभी मैंने बात किए, कहती मैम जी मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, दोपहर 12 बजे खाली होती हूँ, उसके बाद ही मैं पढ़ पाती हूँ। मुझे अच्छा तो नहीं लगा था पर मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। सोचिए वो 6 घंटा पूरा दिन का, सुबह में ही 6 घंटा केवल खाना बनाने में दे रही हैं, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में। तो अपने आप पे हमें दया आनी चाहिए। या तो काम में तेज़ी कीजिए या काम को कम कीजिए, या जो ज़रूरी हो बस वही कीजिए। 6 घंटा तो दोनों टाइम मिला के भी खाना बनाने में न लगे, और आप सुबह ही 6 घंटा दे रही हैं। आप क्या पढ़ेंगी? आप कैसे उन बच्चों को पीछे करेंगी जो 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं, जो 10-12 घंटे लगे हुए हैं? समय देना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, और समय की बहाना भी नहीं बना सकते हैं। आपको मैं नहीं समय ला के अपना दूंगी, ना आपका कोई पड़ोसी देगा। आप अपने यहाँ लड़िए, झगड़िए, समय निकालिए। समय क्यों नहीं निकलेगा? समय बिल्कुल निकलेगा। आप काम को तेज़ी से करिए, काम को कम करिए, कम आइटम बनाइए घर वालों को बोलिए एग्ज़ाम जब तक है नहीं बनाएंगे हम व्यंजन, जो खाएंगे वो खिलाएंगे। अब व्यंजन बनाना है खुद आके बनाइए, रिजल्ट बनाना है तब ये करिए, नहीं बनाना है तो आप जैसे अपना जीवन जी रहे हैं वैसे जिए। अगली भर्ती फिर आएगी, अगली भर्ती में फिर मौका मिलेगा तो अपना आप लोग करिएगा आराम से। लेकिन रिजल्ट बनाना है तो भाई त्याग करना पड़ेगा। और इतना आसानी से सब चीज़ें मिल जाती तो हर घर में आज मास्टर और मास्टर नहीं होते। तो संघर्ष करना पड़ेगा। 6-6 घंटे खाली किचन में बिताने से नहीं होगा। हाँ, तो मुझे उनको बताना था कि मैम हमारा ये फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, हमको दिन भर किचन में रहना, रात भर किचन में रहना। हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे पति भूखे रहेंगे। ठीक है भाई, खिलाना उनको फ़र्ज़ है, लेकिन ये क्या है कि आपका अपना कोई कर्तव्य ही नहीं है। आप केवल धरती पे इसीलिए पैदा ही हुए हैं दूसरों को बना के खिलाने के लिए। ठीक है, अगर आपको खाना बनाना पसंद है, शेफ़ बन जाइए। बहुत लोग हैं, बहुत महिलाएं शेफ़ हैं, दुनिया में नाम कमा रही हैं। तो कुछ अपने उसी को पैशन बना लीजिए, उसी में नाम कमाइए। क्या ऐसा खाना बनाएंगे कि कोई जाने ही ना? अच्छा बना रही है, रेस्टोरेंट खोलिए, ढाबा खोलिए और चलाइए। क्या ऐसा काम करेंगे कि कोई जाने ही ना? वही करते करते वहीं मर जाए, वहीं पैदा लिए। कोई गाड़ी है, मान लीजिए हमारे लिए भोजन के ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है ये ध्यान देना है। ये गाड़ी है, मान लीजिए ये गाड़ी है, एक कार है। ये कार किस लिए बनाई गई है आप बताइए? क्या ये कार केवल इसीलिए बनाई गई है कि केवल पेट्रोल पंप पे रुक के तुम इसमें पेट्रोल भरते रहो? बात सोचिएगा, बहुत गहरी बात है कि ये गाड़ी केवल इसीलिए बनाई गई है कि केवल पेट्रोल पंप पे रुक के पेट्रोल भरते रहो तुम इसमें? ये गाड़ी आगे बढ़ने के लिए बनाई गई है, ये गाड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए बनाई गई है। तो ये शरीर हमारा गाड़ी की तरह है, और इस गाड़ी को केवल भोजन पे रोक नहीं देना है। सोचिए, यदि केवल पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकी रहे तो खटारा ना हो जाएगी? तो अपने शरीर को, अपने आप को क्यों खटारा बना रहे हैं आप? भोजन से आगे बढ़ना है हमें, किचन से हमें आगे निकलना है, दुनिया देखनी है। दुनिया में लोग बहुत आगे जा रहे हैं। हम दूसरी सफल महिलाओं को देखते हैं, कहते हैं नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। अरे दूसरों का उदाहरण कब देंगे? हम कब बढ़िया करेंगे? दूसरे तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, आप कब निभाएंगे? कुछ लोग हैं जो बड़े आराम से, एक दिन मैसेज आया, मैम जी मैं तो बस शौक़ के लिए पढ़ती हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पति तो इंजीनियर हैं, 80,000 महीने की कमाते हैं। मैंने कहा आप क्या करती हैं? मैम जी मैं तो हाउसवाइफ हूँ, बस बच्चों को पढ़ाती हूँ, पति का ध्यान रखती हूँ, अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ। अच्छी बात है फ़र्ज़ निभाना, लेकिन आप केवल इसीलिए पैदा हुई थी? हाउसवाइफ बनना भी जीवन का कोई लक्ष्य होता है? ये मजबूरी है। और अपने लिए आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, केवल पैसा ही के लिए नौकरी की जाती है। ये बताइए,
केवल पैसा के लिए ही आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे? आप कितने बच्चों का भविष्य सुधारेंगे? आप घर से बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे, दुनिया को जानेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आपकी अपनी पहचान बनेगी। नहीं, आपको बस पति के पैसों पे जीना है। पति ने तो अपना फर्ज निभा लिया, वो जिस लिए पैदा हुए थे वो अपने सही रास्ते पे जा रहे हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन आप तो बस पैदा हुए हैं एक ही चीज़ के लिए। तो मैं उनको बोल रही हूँ जो अपना अधिक से अधिक समय वहाँ गंवा देती हैं और उसके बाद रोना रोती रहेंगी। समय नहीं मिल पाता है, समय बचाएंगी भी नहीं, काम को कम भी नहीं करेंगी, ये भी नहीं कह पाएंगी कि नहीं आज हम ये नहीं कर सकते हैं, अभी हमको एग्ज़ाम है, हमको कम काम करना है। टाल भी नहीं सकती हैं। क्यों नहीं टाल सकती हैं भाई? अपने घर में आपकी इतनी नहीं चल सकती है तो कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। रिजल्ट बनाना है तो बातें अच्छी नहीं लगेंगी मेरी, आप बहुत लोगों को मेरी बातों से असहमति होगी, लेकिन ये बातें सच हैं और सही बातें हमेशा अच्छी नहीं लगती हैं। तो थोड़ा सीखिए अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए पढ़ना, अपना नाम बनाना। पैसा तो इस नौकरी में बहुत है, बहुत है, बहुत बड़ी नौकरी है। पैसे के साथ सम्मान भी बहुत है और अपने पैसे पे जी के दिखाइए। एक इंसान अपना खर्चा खुद नहीं चला पा रहा है, मतलब क्या है? हम परोपजीवी हैं, दूसरों के सहारे जीने वाले। पति 80,000 कमाएगा, उसके पैसों पे साड़ी खरीदेंगे। फिर एक ने बताया कि मैम हमको पति फ्री में थोड़ी खर्चा देते हैं, हम उनके लिए नाश्ता बनाते हैं। तो आप नौकरानी हैं, तब आप खाना बना दिया, आपका खर्चा चला रहे हैं वो। नौकरानी नहीं है तो सब काम छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, बस पढ़िए। बोलिए पति से कि आप अपने घर का काम जिससे मन करवाइए या खुद करिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए अपने लक्ष्य के लिए, मुझे पढ़ना है। तब पता चलेगा वास्तविक प्रेम है क्या है रिलेशन में। नहीं तो केवल खाना बनवाना तो वही बात हो गई ना, एक इंसान पे ज़बरदस्ती थोप दो, वो इंसान वहीं दबा का दबा रह जाए, वो अपने लिए कुछ ना कर पाए। तो पढ़िए, पति के पास पैसा है तो काम मत कीजिए, छोड़ दीजिए सब काम, दूसरों से काम करवाइए, अपने लिए समय निकालिए, तब ना पैसा माना जाएगा। जो आप लोग कमेंट करती रहती हैं, पढ़ के दिखाइए आप, और आप कुछ ना करें और आपके घर में आपको आराम से करने दिया जाए, रहने दिया जाए, तब माना जाएगा ना कि आप वास्तव में आज़ाद हैं। एक दिन, एक महीने, आप एक हफ्ते आप लोग ऐसा करके देखिए। आपके घर में मैं मानती हूँ कोई आर्थिक समस्या नहीं है, आपको अपनी मन मौजी के लिए पढ़ना है। आप अपने घर के सारे काम छोड़ दीजिए, सभी काम छोड़ दीजिए, और उसके बाद आपको अपने घर में कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं बोलेगा, आराम से आपको 24 घंटा पढ़ने देगा, तो मानिएगा आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपकी अपनी वैल्यू है कोई। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये मानिए कि आदमी पैसा आपका खर्चा दे रहा है आपसे, क्योंकि वो काम ले रहा है, क्योंकि आप काम कर रही हैं तो चीज़ें चल रही हैं। और बहुत ऐसे महान लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे परिवार हैं जो अब मौका भी देते हैं अपने घर की बहुओं को, बेटियों को। वो जानते हैं कि कितना ज़रूरी है पढ़ाई, सबके लिए ज़रूरी है शिक्षित होना। आप शिक्षित होंगे, आने वाली पीढ़ी सुधरेगी, आप कितनी महिलाओं का जीवन सुधरेगा। तो ऐसा करके देखिए। तो हमें केवल ऐसे काम करते ही नहीं रह जाना है, रिजल्ट बनाना है। और समय मिलता है पढ़ाई में, ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलता है, समय मिलेगा। और दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे के पहचान पे मत जीना सीखिए। अपनी पहचान जिस दिन बनाइएगा उस दिन मैसेज करिएगा मुझे। ये बिल्कुल मत करिएगा मेरे पति बहुत अमीर हैं, मेरे पति बहुत नौकरी करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है इन चीज़ों पे। पति सब कुछ कर लिए, पिता सब कुछ कर लिए, भाई सब कुछ कर लिया, हम किचन में ही रह गए। हम क्या किए, हम केवल व्यंजन बनाना सीखे, हम और कुछ नहीं सीखे। समाज में हमको किस नाम से जाना जाएगा? तो पति डॉक्टर है, हम डॉक्टर नहीं हो गए, फ्री की पहचान ले लिए। तो ऐसा नहीं है। इसके बाद एक और समस्या, हमारे यहाँ कोई हैं, पढ़ते हैं, छात्र ही हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती भी हैं, उनके घर किसी का निधन हो गया है, शायद उनके भाई का ही हो गया है।
तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, समस्याएं आती हैं और बहुत बड़ा दुख है ये। मैंने आपको समझाया भी था कि इस दुख से बड़ा कोई और दुख नहीं हो सकता है कि हमारी एग्ज़ाम लगी हो, वो भी हमारे भाई का निधन हो जाए, देहांत हो जाए, हमें छोड़ के चले जाएं वो भी ऐसे समय में। तो दुखदाई तो है, लेकिन ये जानिए कि प्रकृति का ये नियम है, कौन कब आएगा कौन जाएगा कोई नहीं जानता। मैं आज बोल रही हूँ, मुझे कल क्या हो जाए नहीं पता। आज आप पढ़ रहे हैं, आपको क्या हो जाए क्या नहीं पता। तो हमें ये चीज़ें स्वीकार करनी होंगी और ये सब चीज़ें एक दिन जैसे कम होंगे गम, लेकिन यदि आप रिजल्ट भी नहीं बनाते हैं, एक चीज़ तो आप हार ही गए, आपने भाई को तो खो ही दिया। रिजल्ट नहीं बनाएंगे, आप अपने आप को खो देंगे जीवन में, फिर अपने आप से भी नज़र नहीं मिला पाएंगे। और आपके जो भी रिलेशन में, परिवार में, माता पिता या जिनकी भी जिम्मेदारी होगी, वो कैसे निभाएंगे आप? क्या असफल हो के आप निभा सकते हैं? तो यही कठिन परीक्षा का समय है, जब प्रकृति भी आपकी परीक्षा ले रही है, ईश्वर भी ले रहे हैं और एग्ज़ाम भी ले रहा है। और यही समय में रिजल्ट बनता है, ये जान लीजिए। इस समय में यदि आप पढ़ाई को नहीं छोड़े, मोटिवेट रह के लगातार पढ़ाई में जुटे रहे, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, ये जान लीजिए। तो आप इन सब चीज़ों से बाहर थोड़ा सा निकलिए, और जो चीज़ें बीत गई वो वापस नहीं लाई जा सकती है। यदि मैं आपको कहूँगी ठीक है आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, केवल गम में दुख में डूबे रहिए, तो क्या उससे आपके भाई वापस आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आएंगे वो। लेकिन यदि आप पढ़ेंगे तो आप एक तो पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, तो तकलीफ़ों से बाहर भी जल्दी उबरते हैं। और पढ़ेंगे तो रिजल्ट भी बनेगा, रिजल्ट बनेगा तो आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं। क्या आपके भाई भी यही चाहेंगे? आपके भाई चाहेंगे कि वो चले गए तो आप फेल हो जाएं? वो चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो आप रिजल्ट बनाइए, मेहनत से पढ़िए। बताई भी थी एक घटना, विराट कोहली की घटना जो बहुत फेमस है। उनके पिता का निधन हो गया, देहांत हो गया था, और वो स्टेडियम में खेल रहे थे। उनकी माँ ने उन्हें बुलाया नहीं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मैच था शायद, तो उनको बुलाया नहीं गया था, सूचना ही नहीं दी। बीच मैच में पता भी चला था तो वो छोड़ के नहीं गए। और उनकी माँ ने फ़ोन पे ये कहा भी था कि पिता तो चले गए, अब उनको तो तुम आके भी नहीं ला सकते हो, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे सामने लगी है वो तुम ला सकते हो, और वो तुम ला के दिखाओ। तो आपको भी यही करना है, जो चीज़ सामने लगी है वहाँ हासिल करना है, क्योंकि यहाँ फेल हो गए ना तो जीवन भर ये मलाल रह जाएगा, और इस गम से कभी नहीं उबर पाएंगे, ये जान लीजिए, कभी नहीं उबर पाएंगे। फेल हो गए हम, जीवन भर कोसते रहेंगे कि काश उस दुख में हम थोड़ा सा अपने आप को संभाल लिए होते, काश थोड़ा सा मोटिवेट हो गए होते, तो आज हम फेल नहीं होते, हमको दो दो गम नहीं झेलना पड़ता। तो इसीलिए पढ़िए, सब चीज़ें सही होंगी। और बहुत लोग होते हैं, एक आदमी जाता है, ठीक है, परिवार है, बहुत माता पिता बहन भाई और सब लोग हैं, हमें उनके लिए, जो लोग हैं उनके लिए बेहतर करना है। फिर एक लोग हैं हमारे यहाँ पढ़ती हैं, वो कहती मैम जी हमारा एग्ज़ाम है पीजीटी का 30 दिन में, और हमारे घर में शादी का दबाव बहुत आ रहा है। आज ही शायद उन्होंने फ़ोन किया था, कल, हम क्या करें? तो एक बात है कि इन सब चीज़ों से आप पहले इंटरेस्टेड नहीं रहिए। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी पूछे, एकदम जवाब ही मत दीजिए, ना हाँ में ना में। उनको एकदम ऐसे दिखाइए कि आपको कोई मतलब ही नहीं है, और आप थोड़ा एकांत में हो जाइए, अपनी पढ़ाई में लीन रहिए। और ज़बरदस्ती कोई किसी को मंडप में नहीं बैठा सकता है, ठीक। और इतनी हमें क्षमता होनी चाहिए, कोई भी लड़की हो, अपने लिए हम स्टैंड ले सके, अपने घर में ले सके। और वो अभी आप नौकरी नहीं ली हैं तो भी ठीक है, नौकरी नहीं रहता है तो लड़कियों के थोड़ा घर में कम लोग सुनते हैं, लेकिन इतना भी हमको कमज़ोर नहीं हो जाना है कि हमारी ज़बरदस्ती तुम थोप दो, हमको पढ़ने भी ना दो। हमारा जीवन है, इसके फैसले हम लेंगे। माता पिता बिल्कुल पैदा किए हैं, पर पैदा करने का केवल एक ही कर्तव्य थोड़ी होता है। केवल बेटी इसीलिए नहीं पैदा होती हैं कि चलो बेटी का शादी कर दो। बेटी पैदा होती हैं, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। तो परिभाषा बदल रहा है, और माता पिता को भी बदलने की ज़रूरत है। कोई लड़की पढ़ना चाह रही है, रिजल्ट बनाना चाह रही है, अरे भाई हारेगी जीतेगी बात अलग की है, उसे उसकी किस्मत तो आजमाने दीजिए। और आप जी जान लगा के मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि रिजल्ट बने आपका, और शादी वादी जाए भाड़ में, एकदम छोड़िए।
और मना कीजिए, सीधे मना कीजिए और ज़्यादा बहस भी मत कीजिए इन सब बातों पे, एकदम बहस मत कीजिए, ना इन सब मैटर में आप हस्तक्षेप कीजिए ज़्यादा। एक बार मना कर दिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। कोई भी हो, डरना नहीं है अपनी बात रखने से। पिताजी हैं तो शर्माएंगे नहीं, माताजी हैं तो हम माताजी से तो अपनी बातें कह लेते हैं, हम अपनी बात स्पष्ट रूप से कहेंगे अपने जो भी गार्जियन हैं कि आप हम पे अपनी इच्छा नहीं थोप सकते हैं, समाज का दबाव नहीं थोप सकते हैं। ये हमारा जीवन है, हमें कुछ करना है। सब लोग आए हैं, सबका पर्सनली अपना जीवन होता है। तो कहा जाता है माता पिता का आदर सम्मान, हर आज्ञा का पालन करना है। लेकिन माता पिता को भी ये समझना है कि बाप की लड़की भाग नहीं रही है आपको छोड़ के, पढ़ रही है, पढ़ने दीजिए उसे उसकी भी कैरियर को बनाने दीजिए। जब आप किसी लड़के पे नहीं दबाव बनाते हैं तो आप लड़की पे भी नहीं बना सकते हैं दबाव। समाज बदल रहा है, आप भी बदलिए। नहीं बदलेंगे तो आप और आपके समाज वहीं नष्ट हो जाएगा। तो समय के साथ बदला जाता है। केवल शादी करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। शादी से भी जीवन में बहुत चीज़ें ऊंची ऊंची हैं करने के लिए। तो किसी को रोकना नहीं है और आपको यही करना है कि बस पढ़ते रहना है। जब आप पढ़ेंगी तो घर वाले भी जब देखते हैं, मुझे लगता है चीज़ें बदलती हैं। देखेंगे कि आप तन मन से एकदम लगी हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है किसी की बातों का। आप उन्हें दिखाइए, रिजल्ट बनाइए और उनको भी विश्वास हो कि हाँ ये कुछ कर सकती है, ये नौकरी ले सकती है, तो वो आप पे दबाव कम करेंगे। दबाव किस पे किया जाता है? कमज़ोर लोगों पे दबाव घर वाले भी बना देते हैं। उनको लगता है कि मेरी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी या रिजल्ट नहीं बना पाएगी, फेल हो जाएगी, तो अब वो अपना दबाव आप पे बनाने लगेंगे। लेकिन जब देखेंगे कि ये मजबूती से लड़ रही है, मजबूती से अपनी बात रख रही है, ये मजबूती से पढ़ने में दिन रात लगी है, ना इसको खाने की सूझ है, ना नहाने की सूझ है, ना किसी से बात कर रही है, इसको बस पढ़ने की सूझ है, एकदम मगन है। शादी की भी बात करो, एकदम इंटरेस्टेड ही नहीं है ये, इसको पढ़ाई सूझ रहा है, तो वो अपना दबाव कम कर देंगे। और आप इन सब चीज़ों को लेके एकदम तनाव में मत रहिए। उनको जो करना है करने दीजिए, समझाइए, समझते हैं तो ठीक, नहीं तो छोड़िए। इसमें आप कह रही थी मैम बहुत टेंशन में हो जा रही हूँ। टेंशन क्या लेनी है? कोई टेंशन लेने वाली चीज़ है ये शादी? नहीं, टेंशन लेने वाली बिल्कुल चीज़ नहीं है। जिस चीज़ को जीवन में जितना बड़ा सोचेंगी वो उतनी बड़ी टेंशन होगी। सोचना ही नहीं है, कम सोचिए, फोकस कीजिए अपने लक्ष्य पे, रिजल्ट बनेगा। फिर कहते हैं कुछ लोग पढ़ने में मन नहीं लगता, नींद बहुत आती है। आप तो निठल्ले हैं। हरिवंश राय बच्चन की निठल्ले की डायरी पढ़ लीजिएगा। आपको अपना जीवन में लक्ष्य नहीं है, दूसरों के सहारे आप जीने वाले हैं और इसलिए नींद आती है क्योंकि आपने ये लक्ष्य को अपने लिए नहीं चुना है। ये दूसरों के दबाव में आपने चुन लिया है। आपने समाज को देख के चुन लिया है। बीएड्स करके सब लोग तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी करेंगे। घर में एक आध लोग मास्टर हैं, बता दिए, चलो हम भी पढ़ रहे हैं। आपको अंदर जिद नहीं है अपनी परिस्थिति बदलने का, अपने समाज को बदलने का, अपने आप को बदलने का। सुख सुविधा थोड़ी सी पाके कंप्रोमाइज़ कर लिए हैं। चलो सारी सुख सुविधा मिलेगा, क्या बात है, 2 रोटी खाना ही तो बनाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम पढ़ने से तो बच जाएंगे, मेहनत करने से तो बच जाएंगे। तो आप लोग वैसे ही लोग हैं जो एकदम आलसी हैं, लापरवाह हैं, जो जैसे आए हैं वैसे ही जीवन से चले जाएंगे, जिनको कुछ नहीं करना है, केवल मेकअप करना है, फैशन करना है और वही करके इस दुनिया से विदा हो जाना है, जिनको कोई जानेगा नहीं। तो आपको नींद आएगी, मन नहीं लगेगा। और तो अपने आप को बदलिए, अपना लक्ष्य चुनिए, जिद्दी बनिए। देखिए फिर कैसे नींद आती है। टेस्ट में आप पीछे हो जाते हैं, आप लोगों में शर्म होती थोड़ा भी, तो आप लोग भी मेहनत करते दिन रात। यदि आपको ये लगता कि मुझे कोई पीछे कैसे कर सकता है, भाई मैं तो ये सोचती हूँ आपके अंदर ये जिद क्यों नहीं आती है? कैसे आपको नींद आ जाती है कि मैं पीछे होने के लिए बनी हूँ? कैसे मैं 90 नंबर पे ही रह गई और कोई 95 ला दिया? मैं क्यों पीछे हो गई उससे भाई? क्या वो फेल होने के लिए मैं बनी हूँ और वो पास होने के लिए? मैं पैदा हुई हूँ जीतने के लिए। ये लिख लीजिए कहीं कापी पे, और अपने लिए कि मैं किस लिए पैदा हुई हूँ, जीतने के लिए। और मुझे पीछे करना आसान नहीं है, मैं सबसे आगे निकल के दिखाऊंगी।
और जो आज 40 पा रहे हैं, मैं कहती हूँ अगर जिद्दी हैं, मेहनती हैं, वो 100 करेंगे। जब जागेंगे तभी सवेरा है। अभी से मेहनत करना शुरू कर देंगे, अभी से अपनी स्थिति बदल सकते हैं। लेकिन बहाना में रहेंगे, बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, पति बीमार है, रिश्तेदार है, परिवार है, तो ये सब चीज़ें तो आप 30 बरस 32 बरस जितना भी आपकी उम्र हो गई वो सब जीवन में झेलते आ रहे हैं। वही अभी भी कर रहे हैं, वही आगे भी करेंगे। आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं जो रणनीति, जो टाइम टेबल बता रही हूँ, जो क्लासें दे रही हूँ, नंबर बस उन्हीं से बढ़ेंगे, उन्हीं से एग्ज़ाम बीट होगा आपका। जिस रणनीति को मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कीजिए, जो टाइम टेबल दे रही हूँ उसे कीजिए, तो आपके नंबर बढ़ेंगे। हमारा जो प्रैक्टिस सेट आज 8000 बहुविकल्पीय प्रश्नों का आप सब लिए हैं, उस प्रैक्टिस सेट को तैयार कीजिए, वासुदेव नंदन पढ़िए। जो चीज़ें बता रही हूँ बस उसको तैयार करते जाइए, एक एक करके उन्हें निपटाते जाइए। और टेबल पे एक ही साथ सब कुछ नहीं रख लेना है। आज हमको जो पढ़ना है केवल हमारे टेबल पे या हमारे आसपास वही होना चाहिए, बाकी अलमारी पे रख दीजिए। हम टेबल पे पूरा रूम में फैला लेते हैं गधे की तरह एकदम सब कुछ, और फिर कहेंगे कन्फ्यूज हो गई, कितना सारा पढ़ना है। नहीं, फालतू की चीज़ें जो कल पढ़नी है, परसों पढ़नी है, वो अलमारी पे हमारे पास, हमारे टेबल पे केवल वही होना चाहिए जो हमें आज ख़त्म करना है। डेली का टारगेट होना चाहिए, आज मुझे कौन सा टॉपिक ख़त्म करना है। जिस दिन सारा टॉपिक एक एक करके आप ख़त्म कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, उसी में एकदम डूबे रहेंगे, हर काम करते हुए पढ़ाई सूझती रहेगी, उस दिन आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा भाई। फिर कुछ लोग कहते हैं परीक्षा नज़दीक है, 30 दिन, बहुत डर लग रहा है देख के। हाँ, डरना क्या है, डरना क्या है। 125 प्रश्न आएगा, हिंदी रहेगा, 2 घंटा समय रहेगा, गोला भरना रहेगा, जो पढ़ रहे हैं वही आएगा, तो डर किस बात का। नहीं, डरना नहीं है। मेहनत करने वाले लोग डरते नहीं हैं, डरेंगे तो रिजल्ट बिगड़ेगा, ये जान लीजिए। तो डरना नहीं है, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है। और कमज़ोर भी हैं तो ये विश्वास लाइए कि मैं कर लूँगी, तेज़ भी हैं तो भी विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूँगी, मैं करके दिखाऊंगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, बस विश्वास होना चाहिए कि मैं जो करूँगी अच्छा करूँगी, और मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा, मेरा रिजल्ट बनेगा। जो सोचेंगे वही होगा, और जो सोच रहे हैं उस सोच को सही करने के लिए आपको रोज़ मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत कीजिए, मेहनत करने में बड़ा आनंद है, यही जीवन का आनंद है, इससे बढ़ के जीवन में कुछ नहीं है। तो आपको चुनना है कि आपको जीवन में किस तरफ आगे बढ़ना है, और डर और को निकालिए, कम समय है। जो चीज़ें बताई हूँ शुरुआत में, नोट्स रिविजन करिए, डेली पेपर 4-5 देखिए, एग्ज़ाम से पहले 100-150 पेपर तैयार कर जाइए, वासुदेव नंदन 1 अध्याय पढ़िए, यूथ व्याकरण 1 अध्याय पढ़िए, मेरा प्रैक्टिस सेट एकदम चाट जाइए दीमक की तरह। पेपर में जो गलती हो रहा है, जो टॉपिक गलती हो रहा है, उसे रिविज़न कर लीजिए, और 30 दिन में ये सब चीज़ें एकदम आराम से, इत्मीनान से की जा सकती हैं। पढ़ाई के घंटे बढ़ाइए, फालतू काम कम कीजिए, एकदम कम कर दीजिए। जो एकदम ज़रूरी हो, जिसके बिना जीवन न चल पाए, वही कीजिए। बाकी सब काम कहिए अगले साल होगा 26 में। इस साल 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, जो भी समय है पढ़ लेने दिया जाए। इस बार नहीं अगर छोड़ेंगे, नहीं त्याग करेंगे, तो फिर आगे तो पता चलेगा वही घिसा पिटा रिजल्ट आता रहेगा। तो रिजल्ट बनाइए, अपने आप को साबित कीजिए, नौकरी लीजिए, और जिस दिन वो खुशी मिलेगी, आप लोग खुद कहेंगे कि मैम इस खुशी से बड़ी दुनिया में कोई खुशी है ही नहीं है। हमारा नाम रिजल्ट में दिख गया, हम पढ़ाने जाएंगे, हमारा स्कूल मिलेगा। कितना अच्छा होता है स्कूल में जाना, पढ़ाना, दूसरा घर आपको एक मिल जाता है आपके विद्यालय के रूप में, जो आपका अपना होता है। तो पढ़िए, परीक्षा करीब है, डरना वरना बिल्कुल नहीं है। मैं हूँ ही ना, अरे मैं आपके साथ हूँ तो फिर डर किस बात का। डरिए वरिए मत, डर लगे तो समझिए कोई पीछे से है, संभाल लेगा। बस जो बता रहा है हमें आंख बंद करके वो करना है, बस उतना ही करना है, और उसी में हमारा रिजल्ट बनेगा। ठीक। और घर पे शादी है, त्यौहार है, एकदम इग्नोर कीजिए भाई, छोड़िए। शादी है, वादी है, किसी की भी शादी हो, भाई की, बहन की, देवर की, देवरानी की, किसी भी की भी शादी हो,
एकदम छोड़ दीजिए। शादी फादी जीवन भर शादी तो करवाते आ गए, अगर नहीं इन सब चीज़ों में लगे होते तो आज हम कुछ और होते। जीवन में इन्हीं सब चीज़ों में बिता दिए। नहीं जाएंगे, भाई नाराज़ हो जाएगा, शादी में नाराज़ हो जाए। भाई आपको अपनी तनख्वाह देगा महीने की, कि आपकी बहन आपको तनख्वाह दे देगी? कोई कुछ नहीं देगा। जब कोई कुछ हमको देगा नहीं, हम कहाँ जाएं? हमको अपनी पहचान बनाने का मौका मिला है और हम उसमें घूमने लग जाएं, हम त्यौहार मनाने लग जाएं। एक दिन यदि आप पढ़ाई छोड़ते हैं, आप उतना अपने रिजल्ट में, रैंक में पीछे होते जाते हैं, जान जाइए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि 509 सीटें टीजीटी में हैं और इस 9 से बाहर आप हो जाएं, 10वें 11वें सीट पे हो जाएं। पीजीटी में बहुत कम सीटें 80-82 हैं। तो सीटों पे ध्यान नहीं देना है। मेहनत ज़बरदस्त होगी तो सीट एक भी हो, रिजल्ट बनता है। और केवल आपको अपनी सीट देखनी चाहिए, बाकी क्या मतलब किसी से। तो कोई भी हो, मन लगा के पढ़िए, जुनून के साथ, लगन के साथ, और डरना घबराना एकदम नहीं है। और एकदम आनंद के साथ त्यौहार के मनाइए, एकदम इसी पढ़ाई को त्यौहार मनाइए। मेरे लिए तो रोज़ रात होता है तो मुझे हर रात त्यौहार लगती है, क्योंकि रात में मेरे पास बहुत काम होते हैं। जैसे शाम आता है, 5-6 बजते हैं, चाय बना के पीती हूँ, लगता है कि अब त्यौहार शुरू हो गया मेरा। फिर 12-2 बजे 1 बजे त्यौहार मेरा ख़त्म हो जाता है। फिर दिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। दिन में क्लास व्लास कराती हूँ, अपना सोती हूँ। फिर शाम होते होते लगता है हाँ, जितना काम रहे उतना त्यौहार है। ठीक है, नौकरी लगना ना लगना अलग की बात है, बस संघर्ष तो किया जाए, किस्मत तो अपनी आजमा के देखी जाए। अब मेहनत तो किया जाए ऐसे जी जान लगा के, उतना कोई किया ही ना हो। जब मेहनत में सबसे पीछे रहेंगे तो रिजल्ट में पीछे रहेंगे, मेहनत में आगे रहेंगे, रिजल्ट में आगे रहेंगे। तो अपना ध्यान रखना है, पढ़ना है। ठीक, मैं सोती भी हूँ, सोना भी है, नींद पूरी करनी। मैं तो ज़्यादा ही सो जाती हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम है, ज़्यादा नहीं सोना है, 5 घंटे 6 घंटे, इससे अधिक नहीं। आराम से 5-6 घंटे की नींद, स्वस्थ रहेंगे आप। बढ़िया से खाइए पीजिए। बीमार पड़ेंगे यदि आप, तो समझिए आप लापरवाही कर रहे हैं, आप पीछे हो जा रहे हैं रिजल्ट में। तो बीमार उमार मत पड़िए, मन लगा के पढ़िए। और आप सभी लोग, जो लोग जुड़े हैं तो वो तो बढ़िया कर ही रहे हैं, करेंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं, आप सभी जुड़ सकते हैं इसी नंबर पे संपर्क करके। प्रैक्टिस बैच हमारा चल रहा है, जिसमें थ्योरी, नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दी जाएंगी, केवल टू द पॉइंट। ज्ञानी वानी आपको नहीं बनाया जाएगा। आपके रिजल्ट बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो दिया जाएगा। तो बहुत बेहतर कंटेंट, टॉपिक, चीज़ें मैं छाट के प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आगे भी और एग्ज़ाम जैसे जैसे आएंगे कराती रहूँगी। टेस्ट पेपर तैयार कीजिए, मॉक टेस्ट तैयार कीजिए, क्लास में जो बताऊँ वो कीजिए, बेहतर करेंगे आप। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, यदि इसी नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं, 94 52 86 93 35। ऐप का हमारे यही नंबर है। फ़ीस बहुत कम है, पर फीस कम से ये मत सोचिएगा कि नहीं पढ़ाई में भी कमी होगी। नहीं, पढ़ाई में तो वो दम है कि हज़ारों लाखों फीस देंगे तो वैसी पढ़ाई नहीं मिलेगी, वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो यदि केवल पीजीटी की फ़ीस है 499, केवल यूपी पीजीटी की। और यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी सबकी फ़ीस यदि आप देखेंगे तो 999 है, वैलिडिटी एग्ज़ाम की लास्ट डेट तक। एलटी ग्रेड का देखेंगे तो 1999 है। एलटी ग्रेड का 1999 फ़ीस है। एलटी ग्रेड में जीके, जीएस है, बच्चन सिंह का आधुनिक इतिहास, पेपर, नोट्स, सब कुछ है। टीजीटी पीजीटी में भी है। टीजीटी पीजीटी में भी आप जुड़ सकते हैं। एलटीजी जो एग्ज़ाम देना है जुड़ सकते हैं। और दोनों का देना है तो 2400 में आप सभी बैच से जुड़ सकते हैं, केवल 2400 में। तो आप लोग जुड़िए, पढ़िए, विश्वास करके देखिए, रिजल्ट बनेगा। मेहनती होंगे, रिजल्ट बनाएंगे आप। और मैं तो ये चाहती हूँ हमारे साथ जो जुड़े उसके ऊपर फेल का धब्बा ना लगे, वो रिजल्ट बनाए। लेकिन वो रिजल्ट तभी बनाएगा जब उसके अंदर का ज़मीर ज़िंदा होगा। ज़मीर जब मर दिए रहेंगे आप अपना, तो मेरी बातें आपको कुछ नहीं बदल सकती हैं। जो अपने जीवन से समझौता कर लिया है उसको मेरी बातें असर नहीं डालेंगी। जिसमें अभी थोड़ी सी भी क्रांति, थोड़ा सा भी जुनून बचा है, वो तुरंत अपने आप को बदलेगा, सही दिशा में अपने जीवन की गाड़ी ले जाएगा और रिजल्ट बनाएगा।
तो मुझे पता है बहुत से लोग आप लोगों में से मेहनती हैं, बहुत बातें भी मानते हैं, टाइम टेबल भी फॉलो करते हैं, पेपर में अच्छा भी करते हैं और रिज़ल्ट भी बनाएंगे आप। तो मेरे इस विश्वास को तोड़िएगा मत, रिज़ल्ट बना के दिखाइएगा। तो 9452869335 इसी पे आप संपर्क कर सकते हैं और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी आपने इस क्लास में सीखा, आपको जो बातें अच्छी लगी वो बताइएगा, बुरी लगी होंगी वो भी बता दीजिएगा। मेरी बातें बुरी ज़्यादा लग जाती हैं कुछ लोगों को, लेकिन अब सच तो बुरा ही लगेगा। सच अगर अच्छा हो जाए तो फिर वो सच कैसे हो सकता है। और झूठ मीठा होता है, झूठ की मजबूरी होती है मीठा होना, क्योंकि झूठ मीठा नहीं होगा तो लोग उसे मानेंगे क्यों। तो सच बोलना है हमेशा, कड़वा बोलो पर सच बोलो। आदमी बदले, पता चले हम कहाँ पे हैं, किस दलदल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकले और अपने लिए लड़े, अपने लिए कुछ करके दिखाए वो। तो इसीलिए थोड़ा सा कड़वा बोलना पड़ता है, पर वो ज़रूरी है। कड़वी दवाइयाँ ही ज़्यादा जल्दी तबीयत को ठीक करती हैं। तो हिंदी टीचर्स एकेडमी उमेश सर, ये चैनल हमारा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे सभी मित्रों को। अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। वीडियो फाइनली ये मेरा कंप्लीट हो गया, 1 घंटे का मैंने आप लोगों को समझाया। 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। रात में तो मैं वीडियो बना रही हूँ, 2 बज रहे हैं, तो 2-2:30 बजे 14 सितंबर आ गया है, हिंदी दिवस हो गया है। और आप लोग हिंदी दिवस हो या कोई भी फेस्टिवल हो, पढ़ के पढ़ा के ही मनाना है। हर त्यौहार, हर दिन पढ़ाई से शुरू, पढ़ाई पे ख़त्म। और ये नहीं कि बहुत बोरिंग है, नहीं, बहुत अच्छा जीवन है। खुश होके पढ़ना है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ना है, रोते बिलखते नहीं पढ़ना है। हाय मैं तो पढ़ती रह जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी, ये सब नहीं। मेहनत कीजिए बस। तो चलिए, बहुत बातें हो गई और आप लोगों को समझ में भी आ गई होंगी, क्योंकि समझदार हैं आप सभी। और अब इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप सभी ने मुझे इतनी देर सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।